Good morning, students. Today in history, we are going to start a new chapter, and in fact, we are starting a new book, and this is the third book. And the first chapter in the third book is colonialism and the countryside. Now, before this chapter, what we learned was the system that was devised during the Mughal period. Mughals ने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया, उनके आर्काइव्स, अगर हमने एन ए अकबरी के बारे में पढ़ा, वो कैसे लिखी गई, एंड हाउ एन ए अकबरी गिव डिटेल्स ऑफ द मुगल रूलर्स. ओके, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमने जाना, मनसबदारी सिस्टम जाना. ओके, बट मूविंग फर्दर इनटू इंडियन हिस्ट्री, Mughals were here, and slowly and slowly Britishers they started coming to India. 1757 date is important. Okay, Battle of Plassey. और उसके बाद एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर. दोनों बैटल जीतने के बाद ब्रिटिशर्स दे सेट अप देयर रूल हियर, बट इट वाज नॉट द ब्रिटिश नेशन एज सच. ओके, वहाँ पर मोनार्की थी, वहाँ के किंग एंड क्वीन का रूल यहाँ पर स्थापित नहीं हुआ. जो हुआ था वो एक कंपनी का रूल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, एंड दैट कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, इन्हें रॉयल चार्टर से इन्हें एक तरीके से मोनोपोली दी गई कि आप इंडिया एंड चाइना में आपको ट्रेड करने का अधिकार दिया जाता है, विच मेंट दैट नो अदर ब्रिटिश कंपनी कैन कम टू इंडिया एंड चाइना एंड ट्रेड. ओके, तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके पार्लियामेंट से मोनोपोली मिल गई, अधिकार मिल गए, राइट्स मिल गए, और वो इंडिया में आ गए. उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया. कहाँ से स्टार्ट किया? बंगाल से. ओके, सो दिस बैटल्स वही बंगाल के रीजन में थी. बंगाल से उन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया 1757 से. ओके, slowly and slowly they started capturing land. Now 1797, this date is very important और हमें इसी डेट से मतलब है 1797. 1790 सिस्टम में उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. बिफोर वी फर्दर, इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स हैं और वो डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर कुछ वर्ड्स को बहुत सिनोनिमसली यूज किया गया है. यू विल सी 3 वर्ड्स हैं जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो सकता है. वन इज तालुकदार. ओके, द अदर वर्ड इज जमींदार, एंड देयर इज आल्सो वन वर्ड व्हिच इज फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड इज राजा. एंड इनको काफ़ी सिनोनिमसली यूज किया गया है. किसी पैराग्राफ का तालुकदार वर्ड है, एंड देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ दे स्टार्ट यूजिंग द वर्ड जमींदार, एंड समटाइम्स दैट जमींदार इज रिफर्ड टू एज द राजा. ओके, अभी हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या है. बट हुआ दिस तालुकदार्स एंड जमींदार्स एंड राजा, इनमें क्या कोई डिफरेंस है? टेक्निकली यस, देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. डिफरेंस एक तो लैंग्वेज का है, एक वर्ड पर्शियन है, एक वर्ड अरेबिक है. दिल्ली सल्तनत के समय ही ये वर्ड आ गया था, कोई नया वर्ड नहीं है. ओके, जिम्मी जो जमा करता, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ओके, वहाँ से वर्ड बना जमींदार. ओके, तालुक एक एरिया को कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया, एक तालुक, उसको जो कंट्रोल करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड तालुकदार. ओके, ये बेसिकली दोनों ही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. यहाँ पे सिनोनिमसली यूज किया गया है. माय सजेशन है कि आप इन तीनों वर्डों में कोई डिफरेंस निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि इस चैप्टर में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. वेराज ये तीनों वर्ड्स को यूज जरूर किया गया है, बट वो सिनोनिमसली यूज किया गया है. अवध एरिया में जो वर्ड चलता था वो तालुकदार चलता था. बंगाल एरिया में जो वर्ड चलता था वो तालुकदार चलता था. तालुकदार जमींदार एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर वैसे देखा जाए कहीं पे ये आपको पढ़ने को मिल सकता है कि तालुकदार से जमींदार टैक्सेस कलेक्ट करते थे. तालुकदार बेसिकली अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे. ये रिच पीजेंट्स अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, नॉट पीजेंट्स सॉरी. एंड ये लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थे, एंड there was somewhat in many senses
you can't differentiate between them. दोनों का origin different है. I told you Arabic and Persian दोनों अलग अलग लैंग्वेज से निकले हुए वर्ड्स हैं. एंड यहाँ पर ओनरशिप से कंफ्यूज नहीं होना है. ना ही मुगल के पीरियड में ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं थी. When you say that जमींदार had lot of land or तालुकदार they had lot of land, that does not mean कि they are the owners of land of that land. उसको वो they don't have the in fact जो उसको खरीद नहीं सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं. कुछ कुछ जगह पर हम देखते हैं कि ज़मींदार के पास जो भी ज़मीन है दैट इज़ बिकॉज of the king, okay, who has given him that land. Okay, so on behalf of the king, on behalf of the emperor, वो उसके behalf पर लैंड उसके पास रहता था. लैंड की कोई कमी नहीं थी. तो प्रॉपर ओनरशिप होना ज़रूरी नहीं है कि कितने एकड़ ज़मीन है. इनफैक्ट जो ज़मीन का जो हिसाब किताब होता था वो गांव के हिसाब से होता था. एक ज़मींदारी में 300 विलेजेस है, 200 400 विलेजेस, उस तरीके से हुआ करता था. अगर उन्हें कोई राइट्स मिलते थे किंग्स की तरफ से, रूलर्स की तरफ से, तो उनके कुछ अधिकार भी होते थे. उसके साथ उनकी जिम्मेदारी भी होती थी कि वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे एंड वो टैक्स को हैंड ओवर करेंगे, जिसे ट्रिब्यूट भी कहते हैं. कई जगह पे आपने वर्ड ये ट्रिब्यूट पढ़ा है. एंड जैसे हमने साउथ में देखा था इसी सिस्टम को वहाँ पे हमारा नायकाज के उसमें हम देखते हैं सिस्टम को. तो ये सिमिलर सिस्टम्स है. थोड़ा बदलाव आएगा यहाँ पर. बदलाव आएगा कि पहली बार तो हमारे सेटलमेंट के समय में ओनरशिप रियल सेंस में दी जाएगी. ओके, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन राजा, तालुकदार एंड जमींदार. इन्हीं जमींदार को जो विलेजर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो राजा कहते थे, वो राजा मानते थे, राजा कहते थे. बिकॉज इनकी लाइफ स्टाइल एकदम राजाओं की तरह थी. रियल मोनार्क से तो शायद विलेजर्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था. उनसे शायद कभी मिल भी पाते होंगे कि नहीं मिल पाते होंगे. इनके लिए ये जो रियोट है, ओके, रियोट पीजेंट है. ओके, इन पीजेंट्स के लिए, इन रियोट्स के लिए यही राजा थे. तालुकदार हो, जमींदार हो, इन्हीं को वो राजा भी कहते थे. ओके, रियोट्स ये भी कोई नया वर्ड नहीं है. हमने एन एक्वारी में देखा है दैट वहाँ मेंशन थे वो 4 वर्ड्स जो कि पीजेंट्स के लिए यूज़ किए गए थे. इफ़ यू रिमेंबर तो एक वर्ड था मुकद्दम, एक वर्ड था रैयत, और एक था किसान, और एक था असल. ये जो रैयत वर्ड था मुगल के समय जो यूज़ होता था, कि रैयत या जो भी उसको प्रोनाउंस करें, यही वर्ड है रियोत. ओके, सो रियोत वाली सिस्टम भी आगे जाके आप पढ़ेंगे. दिस मीन्स पीजेंट. रियोत का मतलब है पीजेंट, किसान. लेकिन कुछ रियोट्स जैसे उसके पास जो ज़मीन उसने ले ली ज़मींदार से, उस पर सभी पे वो खेती नहीं करता था. कुछ पे खेती करता था और कुछ ज़मीन वो किसी और को दे देता था अपने व्याप पर खेती करवाने के लिए. रियोट्स जिनको खेती देते थे to till the land, they were known as under riyots. ओके, ये जो कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें इस रिपोर्ट में मिलता है. जो हम इस चैप्टर में जो इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, जो आर्काइव जो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले जो हम 2-3 जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ओके, वो बेस थे मुगल आर्काइव्स पर, मेनली एन एक्वारी पर बेस थे. वो यहाँ पर जहाँ से इंफॉर्मेशन ये ली गई है और जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा, दैट इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम अ रिपोर्ट कॉल्ड रिपोर्ट. ये मेन रिपोर्ट है. ऑब्वियसली बाकी सोर्सेज भी है, बट द मेन रिपोर्ट ये 5th रिपोर्ट है. 5th रिपोर्ट क्या है ये भी जानेंगे. ओके, यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऑक्शन से. सो लेट अस सी व्हाट दिस ऑक्शन इज ऑल अबाउट, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्शन में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो हम जानेंगे. ओके, एज यू नो कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल. ओके, तो बंगाल से वहाँ से शुरुआत हुई कॉलोनियल रूल की. एंड यहाँ पे जो कंपनी रूल करने आई दैट वाज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी. इट इज हियर दैट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स वर मेड टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश अ न्यू रिजीम ऑफ लैंड राइट्स एंड अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम.
ब्रिटिशर्स की नीड्स थोड़ी डिफरेंट थी, उनका मकसद डिफरेंट था। वो यहाँ रूल करने नहीं आए थे, इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया था, एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनी यहाँ पर आई थी। तो उनका मकसद ये नहीं था कि लंबे समय में यहाँ रूल करना है एंड लोगों के भलाई के लिए कुछ करना है। द मेन मोटिव वॉज टू अर्न मनी। ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है एंड द पर्पस इज ओनली टू अर्न मनी। ओके, एंड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो निकालते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ओके, ना यहाँ पर वो एक नया सिस्टम जो मुगल्स का सिस्टम चला आ रहा था उसे वो चेंज करते हैं, और यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है, जो टैक्सेशन का सिस्टम है कि लैंड किस पर किसका अधिकार होगा, लैंड राइट्स वगैरह, वो सारा कुछ वो चेंज करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बंगाल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ओके, तो ये शुरुआत का दौर है ब्रिटिश पीरियड का, जहाँ पे एक कंपनी आई हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो बंगाल से अपना शासन स्टार्ट करती है। ओके, ना यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं तालुकदार एंड राजा जो आपके बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं वो देख लेते हैं व्हाट दे मीन एंड रियोत। राजा लिटरली किंग वाज अ टर्म दैट वाज ऑफन यूज्ड टू डिजिग्नेट पावरफुल जमींदार्स। तो जमींदार्स को ही राजा कहते थे। ओके, जो काफ़ी जाने माने थे, रिच थे, पावरफुल थे, उनको जमींदार्स को ही राजा कहते थे। तालुकदार लिटरली मीन्स वन हु होल्ड्स अ तालुक। तालुक एक एरिया को कहते हैं, उसको जो उसका जो मालिक है जो होल्ड करता है उसे वो तालुकदार कहलाएगा। अगेन समथिंग सिमिलर टू और जमींदार। ओके, रियोत इज द वे द टर्म रैयत यूज्ड टू डिजिग्नेट पीजेंट्स वाज स्पेल्ड इन ब्रिटिश रिकॉर्ड। तो रैयत को ही रियोत ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। रियोट्स इन बंगाल डिड नॉट ऑलवेज कल्टिवेट द लैंड। वो सारा का सारा लैंड उनके पास होता था, खुद कल्टिवेट नहीं करते थे, कुछ लैंड वो दूसरे किसान को दे दिया जाता था और उसे कहते हैं अंडर रियोट्स। ओके, तो ये तो टर्म्स की बात हो गई। इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बड़वाल। बंगाल में एक जगह है बड़वाल। ओके, अलग अलग स्पेलिंग में ये लिखा जाता है, यू माइट फाइंड डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ बड़वाल। ओके, एट द ईयर इज 1797। 1797 में एक ऑक्शन हो रहा है, हम जानेंगे कि क्यों हो रहा है ये बड़वाल में। और वहाँ का जो राजा है, राजा और बड़वाल, एक पब्लिक इवेंट था। यहाँ पर कई सारे महल जो है, महल या स्टेट जहाँ पर वो रहते थे। ओके, हमें मालूम है कि जो जमींदार हैं उनके काफ़ी महल एंड फोर्ट्स हुआ करते थे। तो इनके जो स्टेट्स हैं, जो महल हैं, इनको नीलाम किया जा रहा है बंगाल में 1797 में। कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग कर रहे हैं। The permanent settlement had come into operation in 1793. जो permanent settlement, sorry, I've written the wrong date. This is, इसमें auction हुआ था 1797 में. This is 1793. But please look at 1793. 1793 में ही permanent settlement आ गया था. ये auction का कब होता है? 1797 में. Okay. The East India Company had fixed the revenue that each zamindar had to pay. The estates of those who failed to pay were to be auctioned to recover the revenue. Since the Raja had accumulated huge arrears, his estate had been put up for auction. मुगल पीरियड में होता था कि कितना प्रोडक्शन है, एक किसान ने कितना प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से उस पर टैक्स लगता था। ओके, जो भी उसकी रेट रही होगी 20%, 25%, और जैसे भी वो कैलकुलेट होता था, वो कैलकुलेट होता था। उसके कई सारे तरीके हैं, ज़मीन किस क्वालिटी की है, कौन सा अनाज है एंड कौन सी एरिया है, इस हिसाब से वो कैलकुलेट होते थे। लेकिन वो कैलकुलेशन वाज ऑन द प्रोड्यूस, नॉट ऑन द लैंड। हियर व्हाट दे डिड वाज दे चार्ज ऑन द लैंड, नॉट ऑन द प्रोड्यूस। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया ज़मींदार में को बांट दिया, तालुकदार में बांट दिया। एंड अब तालुकदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको जितना ये ज़मीन दिया गया है, इस ज़मीन का आपको इतना लैंड रेवेन्यू आपको बनता है एंड ये आपको ईयरली जमा करना है। ओके, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ज़मींदार की, तालुकदार की। तो तालुकदार और ज़मींदार एक तरीके के रेवेन्यू कलेक्टर हो गए। उनका काम था अपने एरिया से उतना अमाउंट रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड कंपनी को देना।
उतना ही अमाउंट कलेक्ट करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे, डिपेंड करता है। जमींदार उससे ज़्यादा भी कर सकता है, अपने एक्सपेंसेस भी हैं उसके, तो उसके हिसाब से वो ऑब्वियसली ज़्यादा कलेक्ट करेगा और जितना उसे जमा करना है उतना जमा करेगा, बाकी वो अपने पास रखेगा। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा क्यों किया वो भी देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू को फिक्स कर रखा था, अब ये बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। ओके, तो अगर फ्लड्स आ गए, फेमिन, ड्राउट, कोई भी क्रॉप का फेलियर किसी भी वजह से होता है, फिर भी आपको रेवेन्यू उतना ही देना है। आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तब भी आपको रेवेन्यू उतना ही देना है, प्रोडक्शन घट जाता है तब भी उतना ही रेवेन्यू देना है। इनफैक्ट प्रोडक्शन अगर नहीं होता है किसी वजह से तब भी आपको रेवेन्यू उतना ही देना होगा। ओके, नाउ दे आर नॉट बॉदर्ड, द ईस्ट इंडिया कंपनी हियर वाज नॉट कंसर्न्ड विद द पीजेंट। उसे पीजेंट से मतलब नहीं है, और सीधा सीधा मतलब है हर एरिया के जमींदार से। ओके, तालुका जमींदार जो भी है उन्हीं से उनको मतलब था। उनको उन्होंने राइट्स दे दिए कि ये ज़मीन अब आपकी है, आप जैसे भी ज़मीन के साथ आप मैनेज करें इसे, एंड ये आपका रेवेन्यू है, ये आपको हमें चाहिए। ओके, द स्टेट्स ऑफ दोज हु फेल टू पे, लेकिन जो लोग पे नहीं कर पाए उनको फिर कैसे पेमेंट निकालेंगे? उनके स्टेट्स, उनके महल, उनके जो उनका है ज़मीन तो उनकी नहीं है, ज़मीन तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्यों है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले किसकी थी? राजा की थी। राजा को हरा दिया, राजा की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो लैंड तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। लेकिन वो जो फोर्ट है, जो स्टेट्स हैं, जो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया जाता था। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस। एक जमींदार के पास अपनी पर्सनल ज़मीन होती थी और एक वो ज़मीन होती थी जिसे वो कंट्रोल करता था। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओके, न्यूमरस परचेजर्स इसमें कई सारे आए, क्योंकि इसने बहुत समय से अपना लैंड रेवेन्यू जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो रास्ता निकाला वो ये है कि इसके जो महल है, जो स्टेट्स हैं, इनको ऑक्शन करते हैं, और ऑक्शन करने के बाद जो जैसे अभी होता है कि किसी बिजनेसमैन ने लोन लिया एंड जिस चीज़ के अगेंस्ट लिया, सपोज फैक्ट्री के अगेंस्ट लिया और वो नहीं दे पाया, तो उसकी फैक्ट्री को नीलाम करते हैं। वैसा ही आपको करा था। कई सारे परचेजेस आए केम टू द ऑक्शन एंड द स्टेट्स वाज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ऑक्शन में होता ही यही है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। तो जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट बोला उसको वो बेच दिया गया, लेकिन जो कलेक्टर था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑफिसर था, उसे पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेनी ऑफ द परचेजर्स टर्न आउट टू बी द सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा। तो ये जो राजा बड़वान है, वहाँ बोली लगाने वाले लोग इसी राजा और बड़वान के लोग थे। ओके, तो यहाँ का जो राजा था, ओके, इसी के कई एजेंट्स या लोगों ने ही वहाँ बोली लगाई। तो राजा के हवेली या महल बिक रहा है, खरीदने वाला कौन है? राजा का ही नौकर खरीद रहा है। ओके, many of the purchasers turned out to be the servants and agents of the Raja who had bought the lands on behalf of their master. Over 95% of the sale at the auction was fictitious. कई सारी प्रॉपर्टी रही होंगी, कई सारे महल रहे होंगे, उनका ऑक्शन हुआ। 95% जो उसमें सेल थी वो पाई गई कि फिक्टिशियस थी, फर्जी थी। फर्जी इसलिए कि ये राजा के ही एजेंट्स ने खरीदी थी। अब खरीदने का मतलब ये नहीं है कि उसी से पेमेंट कर दिया था, ज़्यादा बोली लगाई एंड ऑक्शन ख़त्म हो गया। अब उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जिसमें उन्हें अमाउंट जमा करना होगा। वो जमा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ऑक्शन होगा। ओके, सो ये एक तरीके से डिले करने का तरीका था कि बार बार उसी के लोग बोली लगाएंगे, फिर उसका अमाउंट जमा नहीं करेंगे, फिर दोबारा से ऑक्शन होगा। इस तरह से डिले होते जाएगा। ओके, नाउ ओवर 95% जो यहाँ पे पता चला तो वो सारा ऑक्शन फिक्टिशियस था। द राजाज स्टेट्स हैड बीन पब्लिकली सोल्ड बट ही रिमेन इन कंट्रोल ऑफ हिज जमींदारी। तो पब्लिक की नज़र में तो वो सेल ऑफ हो गया, लेकिन वो अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि जो नया मालिक है वो उसी का सर्वेंट है एंड उस सर्वेंट ने ऑब्वियसली अभी तक अमाउंट भी जमा नहीं किया है, तो ही विल रिमेन द ओनर। व्हाई हैड द राजा फेल टू पे द रेवेन्यू? कई सारे क्वेश्चन होते हैं। पहली बात तो उसने रेवेन्यू पे क्यों नहीं किया? ओके, उसे मालूम था मैं रेवेन्यू पे नहीं करूँगा, मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी, फिर भी उसने पे नहीं किया, वो रीज़न हम जानेंगे। सेकंड, वो दी परचेजर एट दी ऑक्शन, तो हमने देखा कि उसके एजेंट्स थे,
लोग थे, लेकिन ऐसा क्यों किया? उसने अपने ही लोगों से क्यों वहाँ पर बोली लगवाई? What does the story tell us about what was happening in the rural areas of Eastern India at that time? तो ईस्टर्न इंडिया जहाँ से कि ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टार्ट किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ से अपना रूल स्टार्ट किया, वहाँ पर उन्होंने क्या बदलाव किए, क्या सिस्टम ऐसा चेंज आया, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि हमें इससे पहले तो ये सब देखने को नहीं मिलता, मुगल पीरियड हो या उससे पहले, तो ये सब क्यों हो रहा था वो हम जानेंगे ना। यहाँ पे ये अनपेड रेवेन्यू, पहला हम चीज़ देखेंगे कि उसने रेवेन्यू पे क्यों नहीं किया। कौन? राजा ऑफ बड़ौदा, जो कि ज़मींदार है, जिसके पास एक एरिया होगी एंड उस एरिया का रेवेन्यू उसे देना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो रीज़न देखते हैं। द स्टेट्स ऑफ द बर्दवान राज वर नॉट द ओनली वन सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इकलौता ऐसा केस नहीं है, कई सारे स्टेट्स, कई सारे महल, कई सारे जमींदारों के नीलाम किए गए। Over 75% of the जमींदारीज चेंज हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के बाद ऐसा एक ऑप्शन नहीं था, बल्कि कई ऑप्शंस होते रहे और 75% जो ओरिजिनल जमींदार थे वो चेंज होते रहे। ओके, तो जमींदारी चेंज होती रही, 75% ऑफ दी जमींदारी वो चेंज होती रही। ओके, इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिशर्स ये परमानेंट सेटलमेंट उन्हें ज़रूरत क्या थी लाने की? वो मुगल का सिस्टम क्यों नहीं फॉलो करना चाहते थे? ओके, एंड वो देखते हैं कि क्या रीजंस थे। इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश ऑफिसर्स होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। By the 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis. उन्होंने यहाँ पर अपना रूल तो स्थापित कर लिया बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी आ भी गई, लेकिन जब भी वो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते थे प्रॉब्लम वही होता था कि फसल नहीं हुई, फसल बेकार हो गई, इसलिए कोई खास रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खर्चे तो काफ़ी थे, इतने सारे लोग थे, सभी को सैलरीज देनी थी, उन्हें अपना प्रॉफिट भी कमाना था, तो वो तो एक परमानेंट खर्चा था कि अगर एक आर्मी मेंटेन कर रहे हैं तो उसका क्या खर्चा है, इतने सारे ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज हैं, उनका वो क्या खर्चा है, एंड ऑब्वियसली वो हाई पेड ऑफिशियल्स हैं। ओके, दे कम ऑल द वे फ्रॉम ब्रिटिशर्स, तो उनकी कोई नॉर्मल सैलरीज नहीं होगी, तो एक परमानेंट उनका जो एक्सपेंसेस था वो तो फिक्स था, लेकिन उनकी इनकम फिक्स नहीं थी। इनकम को फिक्स करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम को अपनाया कि अगर हमारा खर्चा 1 लाख है तो हमारा रेवेन्यू कम से कम 1.5 लाख तो हो, और रेवेन्यू 1.5 लाख हो, उसके लिए क्या करना है कि रेवेन्यू को फिक्स किया जाए। हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि ड्राउट है, फेमिन है, फसल बेकार हो रही है, अगर ऐसा होगा तो फिर हम लगातार रेवेन्यू ले ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही 1770s में के दौर में यहाँ ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में हुआ, और यहाँ पे लगातार क्रॉप्स फेल हुई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाई या बहुत कम कर पाई। द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस। बंगाल आपको समझना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोथ जो वेस्ट बंगाल इंडिया के पास है अभी, एंड बांग्लादेश जो कि ईस्ट बंगाल था, तब वो बंगाल पूरा बंगाल था। ओके, द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस विद रिकरेंट फेमिन्स एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। ओके, ऑफिशियल्स, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन जो बंगाल जो मैं अभी बता रहा था, तो अभी का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल प्लस लॉट ऑफ एरिया ऑफ इवन बिहार एंड ऑल, वो भी उसमें आता था। ओके, तो ये काफ़ी लार्ज प्रोविंस थी, और यहाँ की जो रूरल इकोनॉमी थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। यहाँ पे रिकरेंट फेमिन्स हो रही थी एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। Officials felt that agriculture, trade and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture. Now, if you remember कि Mercier ने क्या कहा था, that French traveler Mercier, what did he say? Okay, Mercier ने एक प्रॉब्लम बताया था कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोग्रेस नहीं करता, उसका रीजन है ओनरशिप, लैंड ओनरशिप ऑफ क्राउन। लैंड ओनरशिप है, इसका ओनरशिप कौन है? क्राउन है, रूलर है, क्योंकि लैंड रूलर को बिलोंग करता है एंड उस किसान को बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए जो पीजेंट है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करता,
उसे इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। ओके, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी थी that agriculture, trade and revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture। कि एग्रीकल्चर में अगर इन्वेस्टमेंट होगा, ओके, अगर लोग अपने जो इरिगेशन का सिस्टम है उसकी फर्टिलिटी का ध्यान रखेंगे तभी तो जाकर खेती होगी प्रॉपर। लेकिन वो ऐसा करेंगे कि ज़मीन तो उनकी है नहीं। इसी प्रॉब्लम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के जरिए सॉल्व किया। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड। ओके, एक बहुत बड़ी वजह होती थी कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कहीं ना कहीं लगता था किसान को मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन का जो काफ़ी हिस्सा है वो किसी और के पास चला जाएगा, मेहनत मैं करूँगा। सो व्हाट इज़ द नीड? ओके, वो बेसिकली उतना ही प्रोडक्शन करता था जो कि आराम से हो जाए क्योंकि ज़मीन उसकी नहीं है एंड प्रोडक्शन जितना भी होगा वो सारा उसके पास नहीं रहने वाला है। इसलिए कोई उसके पास इंसेंटिव नहीं था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो जानता था जो भी प्रॉफिट होगा उसका काफ़ी हिस्सा टैक्स के तौर पे चला जाएगा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि नहीं, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं फॉर अ फिक्स पीरियड, ये ज़मीन आप ही की रहेगी। तो आपको पता है ना, पर्सन नोज कि ये ज़मीन मेरे पास 5 साल 10 साल 15 साल तक रहने वाली है, तो फिर वो उस पर इन्वेस्ट करेगा बिकॉज ही नोज इट कि नेक्स्ट ईयर भी मुझे इतना ही लैंड रेवेन्यू देना है। तो इफ़ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द पीजेंट इज गोइंग टू बेनिफिट। ओके, तो एक फिक्स कर दिया कि आपको टैक्स इतना ही देना है, इस साल भी, अगली साल भी, कई सालों तक। हम देखेंगे कितने पीरियड तक उन्होंने फिक्स किया। एंड यहाँ पर एक दो चीज़ें हो गई, एक तो ज़मीन उसकी सिक्योर होगी कि ये ज़मीन मेरे पास इतने साल के लिए रहेगी। सेकेंड, जितना भी मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूँगा वो प्रोडक्शन मेरा ही होगा, मुझे देना नहीं पड़ेगा, उसमें से उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, if the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to a regular flow of revenue। कंपनी के सामने जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ये था कि they did not have a regular flow of revenue। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि खर्चे हमारे स्थायी है, इतना खर्चा होना ही होना है हमारा रेवेन्यू भी फिक्स होना चाहिए। और रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए हमें इसको आगे फिक्स करना होगा जिससे कि हमें ये परमानेंटली मिल सके। तो एक रेगुलर फ्लो होता रहे रेवेन्यू, while entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment। और उधर किसान सिक्योर हो जाए, जमींदार सिक्योर हो जाए कि ये ज़मीन है मेरे पास इतने साल के लिए, तो मैं क्यों ना इसको इन्वेस्ट करूँ, इसको इम्प्रूव करूँ, क्योंकि उसका फ़ायदा मुझे ही मिलने वाला है। The process officials hope would lead to the emergence of a class of yeoman farmers and rich landowners who would have the capital and enterprise to improve agriculture। ये yeoman farmers जो है, ये थोड़ा यूरोपियन वर्ड है, वहाँ पर एक ऐसी क्लास हुई जिसे हम इम्प्रूविंग पीजेंट्स कहते हैं, जिन्होंने अपने ज़मीन को इम्प्रूव किया और बेटर प्रोडक्शन, क्योंकि उनके पास ओनरशिप थी और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़मीन को इम्प्रूव किया जिससे कि खेती, उनका प्रोडक्शन बढ़ा। यहाँ पर ऐसी कोई क्लास नहीं थी, ऐसे कोई लोग नहीं थे जिनके पास अपनी खेती हो और उसमें वो उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके, नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। और ये क्लास पर जो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी क्लास, एक ऐसे एग्रीकल्चर, ऐसे पीजेंट्स की क्लास बनाने की कोशिश कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि उन्हें लगातार रेवेन्यू देते रहेंगे, खुश भी रहेंगे और मेहनत भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे और कंपनी के प्रति लॉयल भी रहेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आ गए, जैसा वो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, उसके रीजंस भी जानेंगे क्यों नहीं हुआ, वाई दिस रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं आ पाया। और फिर वो काम करना पड़ा, लाइक ऑक्शनिंग ऑफ द स्टेट्स। Zamindars had several, sometimes, okay, the problem however lay in identifying individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue of the state। अब ये किसके लिए किया जाए, ये सिस्टम तो बना लिया है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको किसके साथ करे, फिर फाइनली चुना गया तालुकदार्स को, जमींदार्स को, कि हम ये सिस्टम उनके साथ करेंगे। उनको एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट किया जाएगा और उस एरिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देंगे।
and this permanent settlement was made with the Rajas and the Talukdars of Bengal. Rajas जो रिच जमींदार थे, जो काफ़ी पावरफुल थे, उनको राजास कहते थे. ओके, तो बाकी को तालुकदार कहा जाता है. They were now classified as जमींदार. ओके, तो ये जो पूरी कैटेगरी है इसको हम जमींदार समझ लेते हैं. एंड ये तालुकदार ही जमींदार है और ये जमींदार ही राजास हैं यहाँ पर. And they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity. Perpetuity का मतलब है continuously, even in future. ये फिक्स कर दिया गया कि इसी साल नहीं, बट आपको नेक्स्ट ईयर भी रेगुलरली आपको इतना ही लैंड रेवेन्यू देना है फ्यूचर में भी. ओके, तो इसको फिक्स कर दिया गया लैंड रेवेन्यू को. In terms of this definition, the जमींदार was not a landowner in the village. वो एक लैंडओनर नहीं था, वो एक रेवेन्यू कलेक्टर था. उसका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना एंड कंपनी को देना. ओके, so he was not a landowner in the village but a revenue collector of the state. Zamindars had several, sometimes as many as 400 villages under them. ये कोई एक दो विलेज और कुछ एकड़ जमीन की बात नहीं हो रही है. एक एक जमींदार के पास 400 गांव से ज़्यादा थे. ओके, and in company calculation the villages within one zamindari formed one revenue state. company उस पूरे जमींदार को पूरा उनको मतलब नहीं है 400-500 विलेजेस से, उसे वो एक यूनिट मानते थे और उसको एक जमींदारी मानते थे. एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? दैट सिंगल पर्सन, तालुकदार जमींदार जो भी है, ही वाज रिस्पॉन्सिबल. The company fixed the total demand over the entire state whose revenue the जमींदार contracted to pay. अब उन्हें मतलब नहीं है कि उस 400 विलेजेस में से किस विलेज में क्या रेवेन्यू कहाँ से कितना आना है. They were all concerned with the total revenue, okay, of one जमींदारी. तो उसको वो एक स्टेट मानते थे, एक जमींदारी मानते थे. जमींदार रिस्पॉन्सिबल था पूरे एरिया से. अगर जमींदार कहता है कि ये 400 विलेज में से ये 300 का मैंने आपको दे रहा हूँ, उस 100 का नहीं हो पाया, ऐसा कोई लॉजिक वहाँ चलने वाला नहीं था. बिकॉज द company officials were concerned with the entire state and they considered that as one unit. Okay, the जमींदार collected rent. जमींदार कलेक्ट करता था रेंट. किनसे करेगा? वो रियोट से करेगा. ओके, so the जमींदार collected rent from the different villages, paid the revenue to the company and उसका एक जो शेयर होता था and retained the difference as his income. तो जितना भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा वो उसकी इनकम हो जाएगी. He was expected to pay the company regularly, failing which his estate could be auctioned. लेकिन यहाँ पे एक सनसेट लॉ और है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन अगर नहीं पे कर पाएगा तो फिर ऑक्शन किया जाएगा. ये ऑप्शन भी, ये भी इसी परमानेंट सेटलमेंट पे क्लियर किया गया था जमींदार से. ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. आई थिंक गिविंग द इंट्रोडक्शन व्हाट वी आर अबाउट टू लर्न. हमने मुगल पीरियड के समय में जो कुछ जाना है वही चीज़ हम एक फर्दर स्टेप ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम कंट्री साइड में क्या हुआ, ओके, वो देख रहे हैं कि क्या चेंजेस इंडियन कंट्री साइड में, ये पीजेंट्स और हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था, एग्रीकल्चर, उसमें क्या बदलाव आए, वो हम देख रहे हैं. हम स्टार्ट करेंगे बंगाल से, क्योंकि ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ बंगाल से, तो उन्होंने सारे चेंजेस वहीं से शुरू किए, तो उसको हम पढ़ेंगे. ओके, quite an interesting chapter and also there are a lot of new things that are there in this chapter. Okay, it's a long chapter of course, but there are a lot of details in this chapter and a very important one. And ये आगे जाके आपके बहुत काम आता है, because उधर मनसबदारी सिस्टम आपको समझना है, मुगल्स का, यहाँ पर भी कई सारे सिस्टम्स हैं, ये परमानेंट सेटलमेंट है, they devise many more systems, वो भी हम पढ़ेंगे. Because now we are learning, this book is entirely about British India. Okay, so that's all in this class. We'll continue this class further and learn more about what happened in countryside by the coming of the Britishers. Thank you.